हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के इस मोस्ट पावरफुल ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 13 से 14 ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे जहां से आपके ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होंगे ही होंगे, लॉन्ग टाइप तथा लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप इससे कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जहां से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। तो इस वीडियो से हम लोग 13 से 14 ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में संभावित हैं। आइए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इस चैप्टर से, इस वीडियो से आप अपने कई सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि जो उत्पाद बनेगा उसमें एक ही उत्पाद होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा संयोजन अभिक्रिया है। इसका हमने फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है दो या दो से अधिक। यहाँ पे एक लाइन लिखा है दो या दो से अधिक, तो यहाँ पे हमने दो अभिकारक लिया है, तब भी हमारा उत्पाद ए बी एक ही बनेगा। और दो से अधिक अभिकारक ए बी सी लिया है, तब भी हमारा उत्पाद ए बी सी एक ही बनेगा। नहीं समझे? आइए इसको थोड़ा सा और ज्यादा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम कहें कोयला का दहन जो है वो हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जल का निर्माण भी हमारा संयोजन अभिक्रिया का हिस्सा है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अगला है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी कि यह अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का अपोजिट इसको कह सकते हैं, यानी कि उल्टा। वहां पे दो मिलकर के एक उत्पाद बनाएगा और यहां से एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। यानी कि यहाँ जो उत्पाद बनेगा वह दो या दो से अधिक हो सकता है और अभिकारक एक ही होगा। जैसे इसका डिफिनीशन लिखा है, जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए। अब कई आदमी को अभिकारक और उत्पाद समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही वीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो इसमें उत्पाद की संख्या दो से अधिक होगी। इसकी संख्या 3 होती है, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। बारी बारी से इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग उष्मीय वियोजन, यानी कि जब अभिकारक को ऊष्मा द्वारा तोड़ा जाता है, यानी कि गर्म किया जाता है, तब जो वियोजन होता है वह उष्मीय वियोजन के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम संगमरमर भी है, और कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका IUPAC नाम है ही। इसको खड़िया के नाम से भी या चूना पत्थर के नाम से भी इसको जानते हैं। जब इसको गर्म किया हमने तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद की संख्या कितनी है? 2 है, और अभिकारक कैगो है? एक ही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब लेड नाइट्रेट, इसका क्या नाम है, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमारा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस तथा O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या कौन सी गैस रिलीज होती है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग वैद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत धारा द्वारा जो वियोजन होता है वो वैद्युत वियोजन के अंतर्गत कहलाता है। जैसे जब हम जल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटेगा।
उसी प्रकार ये जो गलित सोडियम क्लोराइड जो है लवण है, नमक का सूत्र है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो नाइट्रोजन तथा क्लोरीन में टूटेगा। तो ये है वैद्युत वियोजन। इसी को एक उदाहरण है प्रकाशीय वियोजन। अब एक बार एक क्वेश्चन 2020 या क्वेश्चन बैंक याद नहीं आ रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है और उस पर लिखा हुआ था सूर्य का प्रकाश यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन दिया था उसमें वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत प्रयोजन, इनमें से सभी। तो जब सूर्य के प्रकाश में होगा तो हमारा सूर्य का प्रकाशीय वियोजन के अंतर्गत आएगा। जब सिल्वर क्लोराइड AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर तथा क्लोरीन में टूट जाता है। उसी प्रकार जो सिल्वर ब्रोमाइड है तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ये रहे आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किस अभिक्रिया से? अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक बात बता दें, विस्थापन अभिक्रिया को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दिए हैं। जैसे जब Fe की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करते हैं तब Fe ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से। कॉपर को कहेगा आप यहां से हटिए, हमको यहां पे आना है, तो इस कॉपर को अलग कर दिया और खूब कॉपर के स्थान पर के रह करके क्या बनाया गया? फेरस सल्फेट बनाया। उसी प्रकार जब लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड से कराते हैं तो लेड जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अब क्यों अधिक क्रियाशील है, इस वीडियो में हम आपको एक ट्रिक भी बताने वाले हैं, जहां से 4 प्रकार के क्वेश्चन आप कर दें। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम, और सक्रियता श्रेणी के आधार पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाइए। तो कैसे समझेंगे सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो उसका एक ट्रिक हमने बताया है। देखिए, किस नगर का मालिक आज जंजीर फिर पकड़ा है। ट्रिक है, किस नगर का मालिक आज जंजीर फिर पकड़ा है। और ये जो है घटते क्रम में है। किस क्रम में है? घटते क्रम में। सक्रियता सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो वो है हमारा पोटेशियम। उसके बाद है सोडियम, यानी कि पोटेशियम से नीचे जो है सबको हटा करके पोटेशियम स्थापित हो सकता है। उसी प्रकार सोडियम अधिक पावरफुल है इसके नीचे जितने भी हैं। उसके प्रकार कैल्शियम अधिक क्रियाशील है इसके नीचे वाले से, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है इसके नीचे वाले से। ये सभी घटते क्रम में। इसको आप कैसे याद रखिएगा? किस से हो गया पोटेशियम, नगर का Na, का से कैल्शियम, मालिक से Mg, आज एल्यूमिनियम, जंजीर Zn, फिर Fe, Pb पकड़ा है। और हाइड्रोजन से नीचे के जो तत्व हैं इसको भी हमने आपको याद कराया है। सूत्र में बैठाने के लिए हाइड्रोजन को फिर से यहाँ पर ले लिया है और हाई कोट है आपका, एक ट्रिक बन गया है। हाई कोट है आपका। तो देखिए, हाइड्रोजन से नहीं लेना है, कॉपर। अब देखिए ये हाइड्रोजन इससे नीचे भी है कॉपर, यानी कि सबसे कम क्रियाशील है इन सभी से। उसके बाद Hg मरकरी पारा का सूत्र है, Ag सिल्वर यानी कि चांदी का सूत्र है, Au सोना का सूत्र है, गोल्ड, Pt प्लेटिनम। Ag का A अलग कर दें, Au का A अलग कर दें, Pt का P, तो A बन गया आप, यानी कि सूत्र बना हाई कोट है आपका। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कौन अधिक क्रियाशील है और कौन किसको विस्थापित करेगा। आइए अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होगा? जो उत्पाद बनेगा उसके यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से, यानी कि धनायन और ऋणायन आपस में एक्सचेंज होकर के उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे ये सोडियम सल्फेट में सोडियम पॉजिटिव है और सल्फेट निगेटिव। बेरियम क्लोराइड में बेरियम पॉजिटिव है और क्लोरीन जो है निगेटिव। तो इस सोडियम क्लोरीन के साथ
प्लस और माइनस मिलकर के सोडियम 2 भी है, क्लोरीन भी 2 है, तो 2NaCl बन गया। और ये बेरियम पॉजिटिव है, सल्फेट निगेटिव है, तो ये दोनों एक साथ मिलकर के बेरियम सल्फेट बनाया। उसी प्रकार लेड नाइट्रेट में लेड जो है पॉजिटिव है और नाइट्रेट निगेटिव है, और पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम पॉजिटिव है आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा वो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। अब क्रॉस क्वेश्चन यही रिएक्शन आपके एग्जाम में दे देगा और पूछेगा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन, द्विविस्थापन या इनमें से दोनों। तो ये द्विविस्थापन होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो यौगिक बन रहा है आयन के आदान प्रदान यानी कि अदला बदली करने से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा उपचयन अभिक्रिया, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण रिएक्शन भी कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ेगा यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी, तो वह हमारा उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। यानी कि उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा यानी कि ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन कमी होगी। जस्ट इसके अपोजिट, यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो वह हमारा उपचयन नहीं अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन का ह्रास, यानी कि यहाँ सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ सल्फर के साथ एक भी नहीं है। हाइड्रोजन की कमी हुई कि नहीं, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है ये आपका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। उसी प्रकार अमोनिया के साथ देख रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो ये सभी जो है आपके उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब एक और एग्जांपल देख रहे हैं, ऑक्सीजन में वृद्धि, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर के साथ ऑक्सीजन संयोग होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सोडियम के साथ O2 मिलकर के Na2O कंपाउंड बनाएगा। इसके बाद जैसा कि हमने कहा जस्ट अपोजिट है उपचयन का, ये अपचयन उपचयन जो है जस्ट अपोजिट है, जैसा कि संयोजन और वियोजन है। अपचयन में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन बढ़ेगा। वहां पे क्या था, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन में कमी होगी। तो क्या देखें, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन का योग, यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ संयोग हो रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, अपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और उत्पाद में देख रहे हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, कमी हो रहा है। वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण बना दिया। तो जब हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, वो कौन सा अभिक्रिया होगा, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स REDOX, यानी RED से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें उपचयन तथा अपचयन ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो जाए, तब उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नाम में ही छूटा है रेडॉक्स, REDOX। OX से ऑक्सीडेशन होगा, RED से रिडक्शन यानी कि अपचयन, ऑक्सीकरण से और उपचयन, ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हो तो वह हमारा क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। अब देखिए जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड से उत्पाद में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाएगा, अपचयन। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर जल बना दिया तो यहाँ पे उपचयन हो गया। तो ये किसका उदाहरण हो गया, रेडॉक्स का। उसी प्रकार जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से कराते हैं
तो यह जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन और कार्बन मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो ये हो गया उपचयन, और यहाँ पे ह्रास हुआ तो ये हो गया अपचयन, यानी कि ये दोनों रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। अब है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि वैसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद तो बनबे करेगा, उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, यानी कि उत्पाद के बाद ऊष्मा यानी कि ऊर्जा के रूप में उत्पाद जो मिलेगा वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। और इसी का उल्टा है ऊष्माशोषी, यानी कि उसमें अभिक्रिया होने के लिए उसको एक्स्ट्रा ऊर्जा देना पड़ेगा, यानी कि ऊर्जा होगा तभी वो हमारा रिएक्शन होगा, तो ऊष्माशोषी यानी कि इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वो आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लें ऊष्माक्षेपी का, यानी कि मीथेन गैस का दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों है, कैसे है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे ज़्यादा चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वीडियो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो मीथेन गैस का दहन, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ क्या बन रहा है, ऊर्जा यानी कि ऊष्मा निकल रही है। ग्लूकोज का टूटना यही है जो श्वसन में आएगा, तो इसमें देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ ऊर्जा निकल रहा है। इसके जस्ट अपोजिट ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि इसमें अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि एक कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, यानी कि अभिक्रिया होने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक अगला रूप है, यानी कि जब आयन का अदला बदली अम्ल एवं क्षार के बीच होता है, यानी कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, तब इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग पढ़े होइएगा, अम्ल का गुण है कि वह क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार का गुण है कि वह अम्ल का उदासीन कर देता है। तो जब आयन का अदला बदली अम्ल एवं क्षार के बीच होगा तो वह क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह अम्ल है तो हाइड्रोजन टूटेगा प्लस में, क्लोरीन माइनस में, सोडियम प्लस में और OH माइनस में। अब देखिए, इसमें का हाइड्रोक्लोरिक में का हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH, यानी कि OH और H मिलकर के जल बना देंगे और NaCl लवण तथा जल बना, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल में AH इस OH के साथ मिलकर के जल बना देगा और एक NO3 बन जाएगा लवण के रूप में। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षार के बीच में होगी तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला है हमारा संकलन अभिक्रिया, यानी कि एडिशन रिएक्शन। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिकों में, अब एक बात बताइए, ये द्विआबंध और त्रिआबंध जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब यह हुआ कि संकलन अभिक्रियाएं जो होगी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ ही होगी। इसके बाद एक और बता दें, जब यह अभिक्रिया होगी तो धातु उत्प्रेरक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो जब संकलन अभिक्रिया होगी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उत्प्रेरक के रूप में अभिक्रिया होने के लिए हम कुछ धातु के रूप में पैडियम या प्लेटिनम या अथवा निकेल की उपस्थिति में 473 केल्विन से 573 केल्विन या 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो वो जो असंतृप्त कार्बन होगा हाइड्रोजन ऐड करके किसमें कन्वर्ट होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। जैसे ये एथीन है, इसमें
ये डबल बॉन्ड है, एल्किन ग्रुप का है। तो जब हम निकेल उत्प्रेरक के रूप में करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन इस 4 हाइड्रोजन में ऐड करके इथेन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में कन्वर्ट होगा। उसी प्रकार एथाइन, ये त्रिआबंध है, एल्काइन ग्रुप का है। तो निकेल के रूप में, तो यहाँ पे हमने तीनों में से निकेल, पैडियम या फिर आप इसमें से बताए हैं ना, प्लेटिनम, निकेल या पैडियम, प्लेटिनम, पैडियम या निकेल में से कोई भी उत्प्रेरक के रूप में आप ले सकते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो यह हमारा संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक विस्थापन अभिक्रिया का ही एक रूप है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लें, तब उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बात हमने यहाँ पे बताई है कि यह अभिक्रिया किसके साथ होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ, और संकलन अभिक्रिया होगी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ। जैसे कि जब रिएक्शन जो होगा ना, ये 4 चरण में होगा, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो ये जो मीथेन है ना, इसके एक एक हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन अपना स्थान बनाते जाएगा। जैसे जब इस मीथेन के साथ इस क्लोरीन का रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में करेंगे तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो CH3 बनेगा, और इसमें का एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के एक हाइड्रोजन से मिलकर HCl बनाएगा और क्लोरोमीथेन बनेगा। यानी कि इस मीथेन का 3 ठो हाइड्रोजन और क्लोरीन 1 इसका संयोजकता पूर्ण कर लेगा। अब ये क्लोरोमीथेन CH3 फिर अभिक्रिया में भाग लेगा क्लोरीन के साथ, तो फिर इस CH3 से एक हाइड्रोजन हट करके इस क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा और CH2 बनेगा, और एक क्लोरीन तो पहले से था, एक और इसमें ऐड होगा तो Cl2। ठीक, अब ये मिथिलीन डाइक्लोराइड फिर से अभिक्रिया में भाग लेगा, यानी कि CH2 Cl2 फिर Cl2 से भाग लेगा, तो इसमें का एक हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन 3 हो जाएगा, तो एक क्लोरोफॉर्म बनेगा और हाइड्रोक्लोरिकम। अब एक क्लोरोफॉर्म में भी एक हाइड्रोजन है, तो इसमें से एक क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिकम और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा। यानी कि जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो यह अभिक्रिया 4 चरण में कंप्लीट होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा एस्टरीकरण अभिक्रिया, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से क्या बनता है? एस्टर बनता है, और एस्टर बनने के कारण ही इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब कुछ बातें हैं जो हम फॉर्मेट तो लिखा है, लेकिन कुछ बातें नोट के माध्यम से बताया है। यानी कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल परिशुद्ध अल्कोहल, अब ये परिशुद्ध अल्कोहल कब होगा, क्यों होगा, इसके आगे चर्चा करेंगे। और कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में अम्ल उत्प्रेरक लेंगे तो आपको एस्टर बनेगा तथा जल बनेगा। और यहाँ पे एक बात आई है परिशुद्ध अल्कोहल, तो इसकी चर्चा हम लोग कर लें। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया कर एथिल एथोनेट को क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं, तब वो एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे एथेनोइक अम्ल CH3COOH अब एथेनॉल से अभिक्रिया करेगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? एथिल एथोनेट। जैसे उसमें देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, CH3 और COOH, तो सेम टू CH3 COOH तो सेम टू सेम है, और इसमें का C2H5, ठीक है, और इसमें का H
और इस OH मिलकर क्या बना गया, जल बना दिया, एथिल एथेनोएट, इसी को हम लोग एस्टर कहते हैं। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि एस्टर की गंध कैसी होती है, तो मृदु होती है, और जो पके फूल और पौधे होते हैं ना, इसी एस्टर की उपस्थिति के कारण उसमें थोड़ा सा सुगंध आता है उसमें से, और इसका उपयोग जो है कृत्रिम इत्र, परफ्यूम एवं सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने टॉप मोस्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट करें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।